के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं शाम 7 बजे का नंबर 1 बुलेटिन देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। कहीं बाढ़ का प्रहार है तो कहीं मूसलाधार बारिश से तबाही मची हुई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि जिंदगी दुश्वार हो गई है। असम और बिहार के बाद अब यूपी के भी कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये कुदरत का कोहराम है। तस्वीरें शिमला की हैं, जहां भारी बारिश के बाद पहाड़ टूटा और कई घरों को चपेट में लेता हुआ नीचे आ गया। स्लाइड से शिमला की सेब मंडी में भारी नुकसान हुआ। ऐसी रिस्की जोन पर ये जगह पे ये मंडी तैयार की गई है, जिसमें पहले दिन से रिस्क जुड़ा हुआ है। अब ऐसी परिस्थिति में अंत तो गत्ता मार तो भगवान पर है। कितना सेब मार्केट में दब चुका है और आगे और बर्बाद होने वाला है। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बादल फटने से भारी तबाही मची। मदकोट क्षेत्र के गैला और टांगा गांव में पहाड़ से आया मलबा कई घरों को रौंदता हुआ चला गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग लापता हैं। रात बादल फटने से गैला में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और वहाँ पे स्थानीय युवाओं के द्वारा जो है अभी रेस्क्यू चल रहा है। टांगा गांव में भी बादल फटने से जो है वहाँ पे कुछ लोग मिसिंग हैं और वहाँ पे भी स्थानीय लोगों के द्वारा ही रेस्क्यू किया जा रहा है। तबाही की ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां कलसी तहसील में पहाड़ से पानी के साथ बहकर आए पत्थर पुल को भी बहा कर ले गए। कार सवार कुछ सैलानी किस्मत वाले रहे कि जब पुल टूटा तो वो थोड़ी दूरी पर थे। बिहार में भी उफनती नदियों ने हाहाकार मचाया है। बिहार के 8 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिला पानी पानी है। अब यूपी में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा पानी कई जिलों में खतरे की घंटी बजा रहा है। सिद्धार्थनगर में कूड़ा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। नदी के कटान से कई गांवों को खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आधा हिंदुस्तान पानी पानी है। आज तक ब्यूरो। वहीं असम में बाढ़ और बारिश ने तो कोहराम मचा रखा है। अब तक 85 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 26 जिले बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। जरा सी चूक हुई, कदम लड़खड़ाए और जिंदगी सैलाब के हवाले हो गई। असम के बारपेटा जिले की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जरा देखिए एक शख्स कैसे पानी में बह गया। के पर मौजूद दूसरे शख्स ने हिम्मत दिखाई और सैलाब से लड़कर जिंदगी बचाने में कामयाब हुआ। जिंदगी बचाने की ये जंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असम की 27,30,000 की आबादी भीषण बाढ़ की चपेट में है। ये असम के बोंगाई गाँव की तस्वीरें हैं। घर के अंदर तक पानी का पहरा है। सड़कें पानी से लबालब हैं। पानी में डूबकर फैक्ट्रियों का माल खराब हो रहा है। शहर का पेट्रोल पंप भी पानी में डूबा है। जिनके आशियाने पूरी तरह डूब गए हैं, उन्हें बचाव दल ऐसे रेस्क्यू कर रहा है। कोरोना से बचने के लिए मुंह को ढकते हुए इस बुजुर्ग महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कोरोना के बीच एनडीआरएफ के जांबाज जान पर खेलकर लोगों को बाढ़ के बीच से रेस्क्यू कर रही हैं। लेकिन जितने गांव आप देख रहे हैं, जो भी घर है मेरे ठीक पीछे, हर घरों में लगभग पानी भरा हुआ है और कई जगहों पर पानी जो है वो कंधे तक है। इसके आगे हमें ये नहीं पता कि रास्ता कैसे होगा, इसलिए वहां तक नहीं जा पा रहे हैं। सिर्फ एक तरफ ही नहीं बल्कि यहाँ देखिए दूसरी तरफ भी। मोरीगांव जिले का हाल जानने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ग्राउंड पर पहुंचे। लोगों से मिले, अधिकारियों से हालात जाने, राहत कैंपों का दौरा किया, जनता को हर मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। हर जिले में मजबूत कदम उठाया गया है और हमारे जो विधायक, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि और सांसद, मंत्रीगण सब लगे हुए हैं सुबह शाम। असम के मुख्यमंत्री के मुताबिक बाढ़ से 70 लाख लोग प्रभावित हैं। 33 में से 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक बाढ़ से 84 लोग जान गंवा चुके हैं।
रविवार को अलग अलग जिलों में डूबने से 5 लोगों की जान चली गई। हालात जानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी असम के मुख्यमंत्री से बात की। केंद्र की ओर से हर मदद का भरोसा दिया। 18 जिलों के 500 से ज्यादा राहत कैंप में 50,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। असम के 2400 गांव पानी में डूबे हैं। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी ब्रह्मपुत्र नदी ने विकराल रूप ले रखा है। कई इलाकों में सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। जहां गाड़ियां चलती थीं, वहां नाव चल रही हैं। बाढ़ की मार निरीह जानवरों पर पड़ी है। काजीरंगा पार्क से जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ निकल रहे हैं। बाढ़ के साथ साथ असम में कोरोना की जंग भी भारी पड़ रही है। कोरोना के कुल केस 23,000 के पार पहुंच गए हैं। 2 तरफा मार ने असम को आफत में डाल दिया है। गुवाहाटी से हेमंतानाथ के साथ गोवालपाड़ा से आशुतोष मिश्रा, आज तक। बारिश और बाढ़ ने सब कुछ डुबा कर रखा हुआ है, तो वहीं कोरोना और ज्यादा परेशान कर रही है। बात देश की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। मामला 11 लाख के पार पहुंच चुका है। इन सब के बीच एम्स से अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। ऐसे में कोरोना को मात देने की तैयारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। दिल्ली के एम्स में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। पहले और दूसरे फेज का ट्रायल एक साथ शुरू किया गया है। करीब 1800 वॉलंटियर्स ने अपना नाम रजिस्टर कराया है। पहले फेज के लिए 18 से 55 साल के स्वस्थ लोगों को ट्रायल के लिए रखा जा रहा है, जबकि दूसरे फेज में 12 से 65 साल की उम्र के लोग शामिल हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 महीने में रिजल्ट नजर आने लगेगा। वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशंस ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे और पहले फेज में हम ये देखते हैं कि सेफ है और डोज रेंज देखते हैं कि कितना डोज देना चाहिए जिससे वैक्सीन की एफिकेसी होगी। फेज 1 ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फेज 2 टू सी हाउ immunogenic it is, that is followed subsequently by phase 3 जिसमें larger population के साथ किया जाता है to see कि उसकी efficacy और therapeutic benefit कितना दे रही है। उधर यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों ने योगी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। हालात को लेकर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बैठक की। वहीं यूपी सरकार ने राज्य में मरीजों के लिए होम क्वारंटीन को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। होम आइसोलेशन भी जो शर्तें होंगी वो बहुत ही सख्त होंगी, क्योंकि मानना यह है कि घरों पर यदि कोई रह रहा है कोविड पॉजिटिव तो निश्चय ही उसको आइसोलेशन में इस प्रकार रखा जाए जिससे उसके परिवार के लोग या उसके संपर्क में कोई व्यक्ति ना आए और होम आइसोलेशन का सही लाभ उसको मिल सके। उधर बिहार में कोरोना के बेकाबू हालात पर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में कम टेस्टिंग होने का आरोप लगा रहे हैं। स्थिति जो है बिहार में वो तो नहीं लग रहा कि चुनाव के हालात हैं। आपको एकदम नहीं लग रहा है कि नहीं, एकदम हालात है। लोगों का लाशों के ढेर पे आप नहीं चुनाव करा सकते। हालात बद से बदतर है, भगवान भरोसे है सब कुछ। और रिपोर्ट जो आ रही है सबसे फिसड्डी राज है बिहार। हमको तो मुख्यमंत्री की रिपोर्ट में भी डाउट है। बहरहाल देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में वैक्सीन पर एम्स के ट्रायल के अच्छे परिणाम देश और दुनिया के लिए राहत की खबर ला सकते हैं। पटना से सुजीत झा, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक। पूरा देश यही कामना कर रहा है कि एम्स को इसमें जल्द से जल्द कामयाबी मिले। फिलहाल कोरोना की रफ्तार किस तरह से सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, जल्दी से उसके बारे में हम आपको आंकड़ा दिखा देते हैं, क्योंकि बीते 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। पहली बार नए मामलों की संख्या 40,000 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 11 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। एक एक करके बीते 24 घंटों का यह आंकड़ा आपके सामने है। 40,425 कुल कोरोना के केस सामने आए हैं। 22,664 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 681 लोगों की बीते 24 घंटों में कोरोना की वजह से जान चली गई है। ये भारत का आप 24 घंटों का आंकड़ा देख रहे हैं और अब तक का कुल अपडेट जान लीजिए। 11,18,043 कुल केस सामने आ चुके हैं, जबकि 7 लाख से ज्यादा लोगों को ठीक करने में भी कामयाबी मिली है। ये अपने आप में हिंदुस्तान के लिए राहत भरी खबर है। और अब
ये हम आपको 24 घंटों का दिखा रहे हैं। अगर राज्यों का आंकड़ा भी हम दिखा पाए जहां पर महाराष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना को काबू करने की कोशिशें जारी हैं और एम्स में जो ट्रायल चल रहा है, उम्मीद यही कि जल्द से जल्द उसमें कामयाबी मिले। इससे जुड़ी हुई जैसे और बड़ी जानकारी सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम लोग करेंगे। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। इस बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टशन देखने को मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। यह बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। सीबीआई सीधे किसी केस की जांच नहीं करेगी। सीबीआई जांच को लेकर राजस्थान सरकार का यह बड़ा फैसला। आपको बता दें कि राजस्थान में जो ऑडियो टेप सामने आए हैं उस पर बीजेपी की मांग है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, जबकि उसकी जांच की जा रही है एसआईटी की ओर से। लेकिन अब सीबीआई को लेकर यह बहुत बड़ी जानकारी, सीधे किसी केस की जांच नहीं करेगी सीबीआई। उधर राजस्थान के घमासान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज साफ कर दिया है कि अब पायलट की वापसी और सुलह का कोई रास्ता बचा भी हो तो वो उसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहते हैं। पायलट के लिए उन्होंने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, उससे यही जाहिर हो रहा है कि वो आर पार के मूड में है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस के अंदर संयम और सादगी की मूर्ति माने जाने वाले अशोक गहलोत को इतना उग्र शायद ही पहले किसी ने देखा होगा। कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी झगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। अंदरूनी कलह और सत्ता की फिक्र उन्हें इस कदर सता रही है कि वो खुद को लेकर सारे मिथक भूल चुके हैं। कुछ याद है तो बस ये कि अपनी राह में सचिन पायलट नाम का कांटा उन्हें हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकना है। उनके ये इरादे उनकी जुबान से साफ झलक रहे हैं। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम एआईसीसी में सीपी जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूं? गहलोत ने तो पायलट पर आर पार की जंग छेड़ रखी है, तो जयपुर के होटल में डटे उनके सिपह सालार भी इस जंग में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने पायलट पर करोड़ों का लालच देने का संगीन आरोप मढ़ दिया है। कितने पैसों की बात हुई? वो जितना चाहिए सचिन पायलट ने दिया था मुझे पैसे का अमाउंट खूब। आप तो मुंह खोलो, कितना चाहिए? क्या 35 करोड़ की बात आई थी? 35 से ऊपर भी थी। 35 की आई, चिंता मत करो, 35 की रेट है। मलिंगा के आरोपों पर पायलट बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि चरित्र हनन के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पायलट ने मलिंगा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की भी तैयारी कर ली है। सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से हैं। उन पर लग रहे आरोपों पर समाज के लोग खफा हैं और 26 जुलाई को उनके समर्थन में महापंचायत बुलाई गई है। लेकिन जाति की सियासत में भी दो धड़े साफ दिख रहे हैं। कांग्रेस के गुर्जर विधायक गहलोत की जिंदाबाद कर रहे हैं। इस तरह के जो लोग हैं, ये समाज कोई अनभिज्ञ नहीं है, समाज सारी चीजों को जानता है। राजस्थान में सारा खेल अब नंबर का है। पायलट खेमा गहलोत का नंबर गेम बिगाड़ने पर आमादा है, तो गहलोत को लग रहा है कि वो ऐसे या वैसे आंकड़े जुटा ही लेंगे। और वो लोग जो है बंद है, उनको बंधक बना दिया। उनमें से कई लोग आना चाहते हैं हमारे यहाँ, टेलीफोन के आ रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू निकाल रहे हैं। कोई कि मैं अपने नाई से टेलीफोन लेके बात कर रहा हूँ, मेरा टेलीफोन छीन लिया गया। दोनों खेमों में आंकड़ों की जोड़तोड़ के बीच तमाम दांव पेच भी चरम पर हैं। टेपकांड से बीजेपी को घेरने में जुटे गहलोत की पुलिस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे पायलट पर गहलोत का गुस्सा बस इतना ही नहीं है। आज उन्होंने गिन गिन कर पायलट पर हमले किए और बीते 7 सालों का गुस्सा एक झटके में निकाल दिया। सुनिए। एआईसीसी अध्यक्ष बनने की जब ख्वाहिश देखे तभी बम्बई का कॉर्पोरेट हाउस जो है, बम्बई के कॉर्पोरेट हाउसेज के लोग उनको स्पॉन्सर करें, अध्यक्ष एआईसीसी के बने। स्पॉन्सरशिप हो रही बॉम्बे से कॉर्पोरेट हाउसेज की, क्योंकि आप कॉर्पोरेट मिनिस्टर रहे थे।
हरीश शाह ने भेजी लंदन से। किसके वकील है? कॉर्पोरेट हाउसेज के वकील बने हैं। इनकी फीस कितनी होती है? एक पेशी की 50 लाख होती है, 40 लाख होती है, 30 लाख होती है। वो लोग हैं ये। दूसरे वकील कौन है? कौन वकील दूसरे? मुकुल रोहतगी साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बीजेपी के खास चहेत थे, वो खड़े हैं यहाँ पे। उनकी फीस भी 50-40 लाख है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या पायलट साहब ये से दे रहे हैं पैसा? पीसीसी पहले खुद की पार्टी का हेड, खुद की पार्टी को डुबाने के लिए, सरकार टॉपल करने के लिए लगा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना होगा कोई पार्टी का हेड खुद ही अपनी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र करे। ऐसा आज तक मैंने कभी सुना नहीं। अब सवाल यह है कि बात सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई की है या फिर कुछ और भी? गहलोत के इतने तीखे तेवरों की वजह आखिर क्या है? चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन सी बड़ी वजह हो सकती है। इन पॉइंटर्स के जरिए गहलोत के तक तेवरों की वजह। राजस्थान में एक छत्र राज को पायलट से चुनौती मिल रही थी। 40 सालों से लगातार अकेले राज कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के साथ। 2 पावर सेंटर झंझट हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं अशोक गहलोत। इसी वजह से इस तरह के तीखे तेवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पायलट के रहने से बार बार साजिशों का डर भी सता रहा था, जिसका जिक्र भी मुख्यमंत्री की ओर से कई बार किया जा चुका है। कॉर्पोरेट सेक्टर और गांधी परिवार की पसंद पायलट होने पर खतरा भी मंडरा रहा था, जबकि पायलट की वजह से 7 साल में कई बार अशोक गहलोत को मुश्किलें हुई। इसी वजह से सारी खींच एक एक करके मुख्यमंत्री अब निकाल देना चाहते हैं और इसी के कारण उनकी खींच इस जुबान में निकली है। निकम्मा तक कह दिया है उन्होंने सचिन पायलट को। इन सब के बीच आपको बताते चले, हाईकोर्ट में पायलट खेमे की याचिका पर आज सुनवाई हुई है। स्पीकर और कांग्रेस विप महेश जोशी की ओर से दलील दी गई है कि इस मामले में कोर्ट को दखल का अधिकार नहीं है। पायलट खेमा चाहता है कि फैसला कोर्ट ही करे, स्पीकर नहीं। कल भी इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। शुक्रवार के बाद सोमवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई शुरू हुई तो सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने स्पीकर की ओर से दलीलें शुरू की और इस मामले में कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर ही सवाल उठा दिए। कहा यह गया कि जब स्पीकर ने फैसला ही नहीं लिया तो कोर्ट केस किस बात का? कोर्ट का इस मामले में क्षेत्राधिकार नहीं बनता। विधायकों की अयोग्यता को लेकर अभी कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। ये अधिकार स्पीकर के पास है। स्पीकर द्वारा कारण बताओ नोटिस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अभी भी 19 विधायकों के खिलाफ जारी हुए नोटिस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। क्या स्पीकर किसी भी तरह की शिकायत पर नोटिस जारी कर सकते हैं? नहीं, ये 10वीं अनुसूची के तहत होना चाहिए। शिकायत मिलने के बाद स्पीकर देखते हैं कि ऐसा है या नहीं, फिर विचार करते हैं। जब वजह दर्ज नहीं की तो विधायकों को कारण बताओ नोटिस किस बात का? ये 19 याचिकाकर्ता कांग्रेस का हिस्सा हैं या नहीं? क्या पार्टी मीटिंग के लिए व्हिप जारी की जा सकती है? उस शोकॉज नोटिस पे स्पीकर कार्रवाई करेंगे। क्यों प्रीएम्प्ट किया जा रहा है कि वो स्पीकर एक पर्टिकुलर उस पक्ष में करेंगे? उनके संवैधानिक अधिकार है जिसके तहत वो नोटिस इशू कर सकते हैं और नोटिस के बाद उचित अवसर दे के कार्रवाई कर सकते हैं। विधायकों पर कोर्ट के सवाल के साथ ही सुनवाई लंच तक के लिए स्थगित हो गई। लंच के बाद स्पीकर और महेश जोशी खेमे ने बागी विधायकों की स्थिति पर कांग्रेस और स्पीकर का रुख साफ किया। विधायकों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उनका कार्य इसी तरह का है। विधायकों के एक्शन से साबित है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उनके बयान सरकार गिराने की कोशिश और नेतृत्व में अविश्वास से यही साबित होता है। इस मामले में हम कोर्ट से और वक्त चाहते हैं। स्पीकर बुधवार तक मामले को टालने पर सहमत हो सकते हैं, बशर्ते विधायक कल तक अपना जवाब दाखिल कर दें। हम स्पीकर के नोटिस का जवाब नहीं देना चाहते। कोर्ट ही इस मामले में फैसला सुनाए। स्पीकर ने विधायकों का पक्ष सुने बिना ही अपना मन बना लिया है। कोर्ट ने स्पीकर को कल यानी 21 जुलाई शाम 5:30 बजे तक अपने नोटिस पर कोई भी फैसला नहीं लेने का निर्देश दिया है और पायलट खेमा यही चाहता है कि उनका भविष्य स्पीकर के भरोसे न रहे। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अशोक गहलोत के आरोपों पर आपको बता दें, सचिन पायलट का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं इससे भी आगे अपने बारे में तल्ख टिप्पणियां सुनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है ऐसा ही होता रहेगा। अभी मुझ पर और भी आरोप लगाए जाएंगे, ये कहा है सचिन पायलट ने। अब आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं अयोध्या।
मंदिर में क्या हुआ है बदलाव, आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, श्री राम की नगरी अयोध्या में इन दिनों सरगर्मी से सिर्फ यही चर्चा है कि आखिर भगवान श्री राम का मंदिर होगा कैसा। राम मंदिर के नए मॉडल की पहली तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राम मंदिर में कई बदलाव किए गए हैं, जिसकी बानगी ये तस्वीर है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में परिवर्तन कर दिया गया है। आज तक पर यह पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं और भव्य बनाया जाएगा श्री राम के मंदिर को। पहले 3 गुंबद था, अब उसको 5 गुंबद कर दिया गया है। नक्शे में भी भारी फेरबदल हुआ है। आपको बता दें, पहले ऊंचाई कम रखी गई थी, अब उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। 3 मंजिला होगा प्रभु श्री राम का ये मंदिर। कैसा होगा एक एक करके जान लीजिए। 3 मंजिला होगा भगवान श्री राम का ये मंदिर, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 5 तारीख को माना जा रहा है भूमि पूजन हो जाएगा, पीएम खुद जाएंगे। मंदिर की लंबाई 268 फीट है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पीएमओ की ओर से कंफर्म नहीं किया गया है अभी 5 तारीख को लेकर। मंदिर की चौड़ाई 140 फीट की है। कैसा होगा भव्य राम मंदिर, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट की है। पहले जो ऊंचाई थी, अब उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। 3 मंजिला तल वाले मंदिर में 318 खंभे होंगे। हर तल पर 106 खंभे बनेंगे। प्रभु श्री राम बाल्य रूप में अपने तीनों भाइयों के साथ इसी राम मंदिर में विराजेंगे। गर्भगृह सिंहद्वार के नक्शे में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो बड़ी जानकारी अयोध्या से निकलकर सामने आई है, उसके बारे में एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। अभी भी आपको बता दें कि भगवान श्री राम बाल रूप में ही विराजमान है, जहां पर पूजा पाठ किया जाता है। हनुमान जी भी उनके साथ। और ये मंदिर कैसा होगा, देश के मन में यही सवाल, जिसके बारे में हम आपको दे रहे थे जानकारी। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आगे श्वेता सिंह के साथ हमारी खास पेशकश आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।